ठीक है, ओके। ठीक है। तो बहुत बहुत नमस्कार सभी रोटेरियन बंधुओं और भाभीियों को आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं अपने डायनेमिक अध्यक्ष रोटेरियन सतीश जैन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कन्वीनर, आज के प्रोग्राम का कन्वीनरशिप का कार्य सौंपा है। साथ ही आज हमारे बीच में हमारे की नोट स्पीकर प्रोफेसर जगदीश राय उपस्थित है, हमारे क्लब के असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी हैं, हमारे वर्ष के प्रेसिडेंट भी हमारे बैचमेट रहे हैं, और हमारे क्लब के साथ साथ जैसा कि आप सबको विदित है 5 बनारस के अन्य क्लब, रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा, साउथ, सनराइज, गंगा, ईस्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबके संयुक्त तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी रोटेरियन बंधुओं को अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है नेतृत्व की राह द्वारा व्यक्तित्व का विकास। लीडर पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द वे ऑफ लीडरशिप। What is leadership? Leadership is an influence of your personal power that creates progressively advancing community towards the common purpose. Leadership, जैसे जैसे हम अपने नेतृत्व की क्षमता को निखार लाते हैं, जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, बढ़ाते हैं, एक ऑटोमेटिक हमारे व्यक्तित्व का विकास अपने आप होता है, इनहेरेंट है। ये व्यक्तित्व का विकास नेतृत्व की क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे भी कह सकते हैं कि लीडरशिप ग्रोथ इज इक्वली प्रोपोर्शन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है, उन्होंने अपने एक बुक में कहा है विंग्स ऑफ फायर में, वी आर ऑल बॉर्न विथ डिवाइन फायर इन अस, our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of the goodness. हमारे सब में अंदर क्षमताएं हैं, बस उसमें एक पंख देने की जरूरत है, उड़ान भरने की जरूरत है, और हम उस उड़ान से पूरे दुनिया को, पूरे देश को, सबको ग्लो कर सकते हैं, उसको बिल्कुल चमकदार बना सकते हैं। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण चाहूंगा। बहुत हजारों साल पहले की बात है, जब हम श्री राम जी का उदाहरण देना चाहेंगे कि राम के जैसा पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं हुआ। जब आप उनको भगवान की अलौकिक शक्तियां, भगवान का अवतार न मान करके आप एक मानव के रूप में उनको देखेंगे और उनकी जिंदगी का और जीवन दर्शन है उसका अगर विश्लेषण करिए आप, तो आप पाएंगे कि इतना ग्रेट लीडर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उस जमाने में 10,000 साल पूर्व की बात है। सबसे बड़ी बात, इक्ष्वाकु वंश और राजा रघु के कुल में जन्म लेने वाले राम, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, राज सिंहासन मिलना था, और एक ही झटके में उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। वो व्यक्ति जिसको कि राजगद्दी मिलनी थी तो वो खुशी नहीं थी, और न तो उनको वनवास मिलने पर जरा सा शिकन आया चेहरे पर और जरा सा दुख हुआ। उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उसको स्वीकार किया और एक क्षण में राज सत्ता को छोड़कर, पूरे राजवंश को छोड़कर वलकल पहन के जंगल में निकल गए। और जंगल में गए भी तो देखिए आप, वो वनों के बीच में वनवासियों के साथ उन्होंने काम किया। कोई उनके साथ आसपास चक्रवर्ती राजा थे, बहुत बड़े बड़े राज थे, बहुत बड़े राजा थे, सबका वो सहयोग ले सकते थे, लेकिन किसी का सहयोग उन्होंने नहीं लिया। केवट, सबरी, उसके बाद किष्किंधा पहुंचते हैं तो सुग्रीव, हनुमान, वानरराज सुग्रीव, हनुमान, अंगद, तमाम ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, यानी वनवासियों को, दलित और कमजोर लोगों को इकट्ठा करके
ये इनकी नेतृत्व शक्ति दिखाता है। जब सीता जी का हरण हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी सेना बनाई, तो ऐसे लोगों की सेना बनाई और उसका वो नेतृत्व उन्होंने खुद किया। वो चाहते तो एक बार अयोध्या खबर कर देते और सेना आ जाती और जाके रावण को अटैक करके लंका पर चढ़ाई करके उसका विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग करके विपरीत परिस्थिति में लीडरशिप क्या होती है, विपरीत परिस्थितियां थी, संकट का समय था, आपदा में वो घिरे हुए थे, उस समय वो ऐसी कठिन स्थिति में उन्होंने धैर्य रखते हुए अपने कार्य को किया और पूरी तन्मयता से करते हुए वो अपना लंका पर जाकर अपने रावण का विजय प्राप्त कर सीता को वापस ले आए। ये पॉजिटिविटी है उनका, सबको लेके साथ में चलने का। तो पॉजिटिविटी एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है लीडरशिप का, और उन्होंने लीडरशिप दिखाया यहाँ पर और सबको साथ लेके चले। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा इसको, वो मानव के रूप में पूरी जिंदगी मानव, कभी उन्होंने पूरे अवतार में आप देख लीजिएगा सबने कुछ न कुछ किया है, लेकिन न ये तो सुदर्शन चक्र उठाए, न तो ये कोई चमत्कार किए, न अपनी ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग किया इन्होंने, अपनी मानव क्षमता का उपयोग करके इन्होंने काम किया। वो लीडरशिप थी। और इस लीडरशिप में ये होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलना है। समाजवाद की बात उन्होंने दी, आत्मनिर्भर बनने का पहला सबक उन्होंने दिया पूरी दुनिया को कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है। और यदि राम अयोध्या में सीधे राजगद्दी मिलती, राज पर बैठते, राज सत्ता मिलती, मैं तो वो अनुरोध सीधे करूंगा थोड़ा समय का ख्याल करें। एक सेकेंड, अगर राज सत्ता मिलती तो वो राजा रामचंद्र कहलाते और 14 वर्ष वन वन घूम करके सारे कार्य करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो ये स्थिति है। हम इसमें बस ये समाप्त करते हैं, क्योंकि असली विषय पर हमारे प्रोफेसर जगदीश राय जी को बोलना है। मैं इसके बाद अनुरोध करूंगा रोटरी क्लब विंदा की प्रेसिडेंट सपना भाभी जी को कि वो आए और वेलकम एड्रेस दें। सपना भाभी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना खंडेलवाल, रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की अध्यक्षा। आज इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की मीटिंग में पधारे हुए मुख्य वक्ता रोटेरियन प्रोफेसर जगदीश राय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रोटेरियन प्रोफेसर जगदीश राय जी रोटरी क्लब वाराणसी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और इनवर्टीज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप आईआईटी रुड़की के हेड भी रह चुके हैं। रोटेरियन जगदीश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जोरदार तालियों से जगदीश राय जी का स्वागत करें। आज की सभा में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में रोटेरियन संजय गुप्ता जी, एजी रोटेरियन संजय गुप्ता जी भी उपस्थित है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस सभा में हमारे डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और साउथ के प्रेसिडेंट रोटेरियन दीपक अस्थाना जी उपस्थित हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ 6 रोटरी क्लब और एक स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन भी जुड़ा हुआ है। उनके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम, और आज यहाँ पर रोटरी गंगा से दीपक अग्रवाल जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ। वो अगले ये एजी चुने गए, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुने गए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हो। सर्वप्रथम रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष रोटेरियन सतीश जैन जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
सतीश भैया हमेशा ही कुछ न कुछ नया सोचते हैं और उसको सभी क्लबों के साथ शेयर करते हैं। हमने कई वर्चुअल मीटिंग्स आपके साथ की है और सबके ऑर्गेनाइजर प्रणेता आप ही रहे हैं। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। रोटरी नॉर्थ के सभी सदस्यों का और आज के कन्वीनर इंद्रसेन सिंह जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत की अगली कड़ी में मैं रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के प्रेसिडेंट राजेश वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट के शायद नहीं आए हैं अभी। रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की मेरी सारी कई सखियां यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी आज सभा में लोग उपस्थित हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जिनको हम सुनने जा रहे हैं रोटेरियन जगदीश राय जी, उनको मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। इसलिए आप से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि मीटिंग के अंत तक सब बने रहें और सभी अपना वीडियो ऑन रखें, फोटो लगा लगा के ना चले जाएं। आज इस सभा में स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश भाटिया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सपना भाभी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने कीनोट स्पीकर को बुलाने से पहले उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। आपको बता दूं कि ये हमारे मित्र रहे हैं। हम और ये बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो फिजिक्स में 70 से 74 तक रिसर्च कर रहे थे, एक ही साथ पीएचडी कर रहे थे। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट एक ही था। एक ही हमारे प्रोफेसर थे गाइड, प्रोफेसर बीए पीतांत्री, उन्हीं के अंडर में हम लोग काम किए हुए हैं। 3-4 साल साथ में हम रहे हैं इनके। उसके बाद ये अपना जर्मनी चले गए, अब अपने प्रशासनिक कंपटीशन की तैयारी में चला गए। प्रोफेसर जगदीश राय was born on 3rd January 1948. He did MSc Physics from Agra University in 1968. He did PhD in Atmospheric and Space Physics from BHU during 69 to 1974 under Professor B.A. Pitantri. He was Professor and Head of Department of Physics Department, IIT Roorkee from 1979 to 2013. Almost 34 years of service he has done in IIT Roorkee. During his service period, he supervised and guided 21 PhD students, published approximately 200 research papers. He retired in June 2013. After retirement, he was Vice Chancellor in Vertis University, Bareilly from July 2013 to October 2018. He was visiting professor, Clemson University, Clemson, United States of America. Visiting professor, New Mexico Institute of Mining and Technology, USA. Visiting scientist, University of Toronto, Canada. Former Alexander von Humboldt Fellow, University of Bonn, Germany. He has been honored by so many awards, but some of them are Global Award for Outstanding Contribution to Education by World Education Congress, UP Government's Education Award for Excellent Contribution to Higher Education, Bharat Mata Award for Academic Excellence by Indian Institute of Oriental Heritage, Member Board of Trustees of Technological University of Americas, Suriname, Member Board of Trustees of Innovation University of Silicon Valley, San Jose, California, USA. He has membership of different organizations, life member Indian Institute Congress, Indian Science Congress Association, life member Indian Physics Association, life member International Academy of Physical Sciences,
He is associated with social science, so many social organizations. Founder and President, International Forum for Social Equality. He was also Secretary of Rotary Club of Roorkee from 1991 and President Rotary Club of Roorkee in 1991, Secretary in 89-90. After retirement, presently he is running STEM Institute as founder president for preparation of engineering, medical, agriculture admission. Blessed with loving wife, Mrs. Kiran Rai, who is also a Rotarian and member of Rotary Club Varanasi Brinda, and two sons, Dr. Nishith Rai, a medical practitioner, Honolulu, USA, and Vishal Rai, civil engineer, Albany, New York, USA. Thank you. Now I would like to invite our today keynote speaker, Professor Jagdish Rai, for his lecture on today's topic. इससे पहले कि आप जगदीश राय जी अपना स्पीच शुरू करें, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के अध्यक्ष अनिल चंद जैन जी भी उपस्थित हो गए। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। Thank you. Over to Professor Jagdish Rai. जगदीश राय जी अपने को अनम्यूट करें आप। जी कर लिया जी। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आप इनेबल कर दें। श्योर, एक मिनट। जी आप इनेबल लें। फिर यहाँ पर शेयर। मेरी समझ से स्क्रीन पर हमारा पीपीटी दिखाई पड़ रहा है। जी दिख रहा है। या तो स्लाइड्स इसको यहाँ कर्सर नीचे करिए, यहाँ पर ट्रांजिशन अपने आप चला जाएगा। आप इधर चाहिए स्लाइड दिखाना है। ये आ होगा और बोल दीजिएगा कि इधर जाएंगे पर वो और बोले लेंगे तब न जाएंगे। अगर हम पूरा ऐसे ही दिखाएं तो क्या हर्ज है? राय साहब शुरू करें। अभी शुरू कर रहा हूँ। झाला वो आपको पूरा स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है।
सर व्यू में जाके करिए, व्यू में फुल स्क्रीन करिए जाके, व्यू में जाइए, फुल स्क्रीन करिए आप। ऊपर व्यू है ना सर, मेनू में टॉप पे आ रहा है, एक बार आ रहा है, रेड कलर का बार है, उसमें आता है और वहाँ पर जो है म्यूट, स्टॉप वीडियो, ये सब आने लगा है। कोई बात नहीं, आप चालू करें, ऐसे ही दिख रहा है। मैं ऐसे ही चालू करता हूँ। हाँ श्योर श्योर। चलिए अब हो गया, ये तो अपने आप होने लगा है। चालू करें सर। असल में आपने वीडियो चालू कर दिया इसलिए हो रहा है। अब आप ऐसे ही चालू करिए मैनुअल। हाँ मैनुअल कर रहा हूँ। आप मैनुअल चालू करें। छोड़ दें आप ऐसे, एक स्लाइड पे क्लिक करके आप आते जाएं। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करें तो आ जाएगा। हाँ, नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, इसकी बहुत तरह से व्याख्या किया है हमारे प्रोजेक्ट में, और अक्षरशः सत्य है। एक बार अजीम प्रेम जी लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि लीडर कौन है। लीडर वो है जो खुद अपने दिमाग से किसी विशेष परिस्थिति में चुनता है क्या करना है। जो सामान्य व्यक्ति है वो ऊपर से आदेश की इंतजार करता है कि आदेश मिले ऊपर से, तो वो काम करे अपने बॉस से। खुद अपना निर्णय लेता है और वो जो करने के बाद अपने बॉस को बताता है कि हमने क्या काम किया। अंतर है लीडर में और सामान्य व्यक्ति में। लीडर जरूरी नहीं है कि टॉप का व्यक्ति हो, टॉप का पर्सन हो। लीडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोटा कर्मचारी भी लीडर हो सकता है यदि उसमें ये क्षमता है कि वो निर्णय लेकर। राय साहब मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। राय साहब, भाभी जी को बोलिए कि वो अपना मोबाइल से स्टॉप करें, उनकी बहुत आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। वो उनका मोबाइल और उनका जो आवाज बहुत आ रही है, तो उसको जैसा रोकिएगा तो आवाज क्लियर आएगी। अब ठीक हुआ जी। तो जो लीडर है वो सोचता है, निर्णय लेता है और कार्य करता है। कार्य करने के बाद फिर वो अपने बॉस को कि हमने एक कार्य कर दिया है, वो वास्तव में लीडर है अजीम प्रेम जी के अनुसार। दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ उदाहरण हैं जहां पर कि उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी। कपिल देव, उनके विषय में सब लोग जानते हैं, वो मात्र हाई स्कूल थे, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही नाम किया सारे विश्व में। बिल गेट्स विश्व की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन लिया। 1 या 2 साल तक अध्ययन किया, फिर छोड़ दिया। उनमें आत्मविश्वास था कि वो कुछ अच्छा कर गुजरेंगे, और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। जब वो विद्यार्थी थे उस समय जो बहुत ही अच्छे नंबर पाया करते थे लोग, वो लोग जाकर के बिल गेट्स की कंपनी में जॉब ज्वाइन किए, सर्विस करना शुरू किया उन्होंने। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पर्सन थे बीएचयू में, जब मैं विद्यार्थी था बीएचयू में, नाम शायद मार्कंडेय सिंह है। वो आदमी 5 साल से फेल हो रहा था एमएससी में।
और ऐसे मेस में बैठे हुए थे हम लोग, बातचीत चल रही थी। मैंने कहा कि मार्कंडे, तुम 5 साल से फेल हो रहे हो, तुम बड़े जमींदार के बेटे हो, जाओ ट्रैक्टर खरीदो, गांव को जाओ, खेती बाड़ी करो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते, मैं तो अभी बीज बो रहा हूं, जब वो बीज जमेगा, बड़ा होगा, फल देगा, तब तुम देखना। जब मैंने रिसर्च ज्वाइन किया था इन द सेंस कि हम लोग साथ ही थे, तो बड़ी तमन्ना थी मन में विदेश जाने की और सारी दुनिया घूमने की, ये सब चीजें। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट डेलीगेशन गया जापान, और उस डेलीगेशन का लीडर बन करके वो आदमी गया, और मेरी सारी तमन्ना धरी की धरी रही। हाँ, बाद में मैं गया, पीएचडी करने के बाद सारी दुनिया मैंने घूमी। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, केवी जगन्नाथ आईआईटी रुड़की में मेरे स्टूडेंट थे, और वो 2nd क्लास थे। मेरे पास आए कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। मैं बताऊं, हम लोग देखा करते थे कौन सा स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है, डैशिंग है, उसको हम इनवाइट करते थे कि आओ तुम हमारे साथ पीएचडी करो। हमको बड़े आसानी से भारत सरकार से पैसा मिल जाया करता था रिसर्च करने के लिए, प्रोजेक्ट के रूप में, और हम उनको स्कॉलरशिप देते थे और पीएचडी करने लगते थे। मैंने जगन्नाथ से कहा कि तुम पीएचडी मत करो, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी तुम्हें दिक्कत होगी जॉब पाने की। जगन्नाथ ने मेरी बात मानी और वो गए हैदराबाद। अपने घर पर उन्होंने एक ऑफिस खोली, कंपनी का नाम रखा चॉइस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और वो आत्मविश्वास के साथ वहां पर उन्होंने काम करना शुरू किया। आज चॉइस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की हालत ये है कि उसके हेड ऑफिस है हैदराबाद में, उसके ब्रांच ऑफिस हैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉस्टन, लंदन, और करीब 3-4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में ही, तो उसने बताया था कि वो अपनी एक ऑफिस टोक्यो में भी खोलने जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने टोक्यो में ऑफिस खोल लिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शिव खेड़ा का नाम। मेरी समझ से शिव खेड़ा को सभी लोग जानते हैं, और वो बहुत ही मशहूर लेखक हैं। वो एक बार आईआईटी रुड़की में आए थे, हमने उनका टॉक ऑर्गेनाइज किया था। टॉक के दौरान उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं बीए 3rd क्लास पास हूं, और इसीलिए मैं यहाँ पर आईआईटी में आकर के इन प्रोफेसर्स को साथ में एडजस्ट कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। यदि मैं बीए 1st क्लास पास होता तो कहीं कोई अफसर बन जाता, रिटायर हो गया होता अब तक, अब मुझे कोई नहीं जानता। तो यदि आप में कुछ कमी है, लेकिन यदि कमी है तो दूसरे रास्ते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आप उनको पहचानिए। शिव खेड़ा ने वो बीए 3rd क्लास पास हुए, लेकिन उन्होंने लेखन का काम शुरू किया, और विश्व के एक बहुत बड़े लेखक में वो माने जाते हैं आजकल, और रहते हैं यूएसए में। सबसे बड़ी चीज है अभिवृद्धि। आपके अंदर विश्वास हो, भावनाएं हों, और उस पर आप काम करें जम करके। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी के अंदर ये विश्वास था कि वो भारत को आजादी दिलाएंगे। आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने किस तरह संघर्ष किया ये सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा मैं अब्राहम लिंकन के विषय में कहना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था 1809 में,
और 1861 में वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। उनके अंदर ब्लैक लोगों के प्रति बहुत ही भावना थी। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि उन दिनों अमेरिका में दास प्रथा थी। काले लोग वैसे ही खरीदे बेचे जाते थे खेतों में काम करने के लिए, जैसे हम आज गाय बैल बेचते और खरीदते हैं। और बाकायदे लोग लेकर के उनको पालते थे, उनकी ब्रीडिंग कराते थे, जिससे कि दास पैदा हो सकें और जाकर के उन दासों को बेच सकें और पैसा अर्न कर सकें, साथ ही उनका अपना काम चले। अब्राहम लिंकन को ये चीज पसंद नहीं थी। वो मानते थे कि वो भी एक इंसान है हमारी तरह से, सबके लिए बराबर का हक होना चाहिए। और फिर 1861 में वो प्रेसिडेंट बने यूएसए के, और 1863 में उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार स्लेवरी खत्म कर दी गई। उसका विरोध किया दक्षिणी यूएसए के लोगों ने। मैंने उन तोपों को देखा है जिन तोपों से विरोधियों ने यूएसए की सेना पर अटैक किया था, डिस्ट्रॉय किया था शिप को। वहां पर जमकर के संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन विजयी रहे और स्लेवरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस्कॉन एक होता है और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, बात हो रही थी कछुए खरगोश की। मैंने उनको स्टोरी नरेट की कि किस तरह से कछुआ कंपटीशन होता है, आगे चलता है और जाकर के आराम करने लगता है, और खरगोश आराम करने लगता है, कछुआ पहुंच जाता है, कंपटीशन जीत जाता है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हम स्टोरी चेंज करते हैं। पहले स्टेप में कंपटीशन होता है और कंपटीशन में धीरे धीरे कछुआ चलता है, खरगोश छलांग लगाता हुआ पहुंच जाता है और जाकर के जीत जाता है। फिर कछुआ कहता है कि ऐसा है, फिर दोबारा कंपटीशन होगा। इस बार कंपटीशन रास्ता मैं बताऊंगा उस पर होगा। दोनों रास्ते पर चले कंपटीशन में। आगे एक नदी आई, नदी में कछुआ पानी में घुस गया, तैरता हुआ उस पार चला गया और इस तरह से कछुआ विजयी हुआ, क्योंकि खरगोश पानी में घुस करके तैर नहीं सकता था। यदि आपके कार्य में कोई विघ्न हो तो आप अपना रास्ता बदल दीजिए। अभी मैं अपने विषय में बता रहा था इंद्रसेन सिंह जी को और जैन साहब को भी कि मेरा इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है कोरोना की वजह से, तो मैं अपना थोड़ा सा रास्ता बदल दिया हूँ। मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। मेरा एक उपन्यास इसमें है और मार्शियन सेटलर 2 सेकंड जो है वो मैं लिख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने बाद वो भी पहुँच जाएगा। ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो कि उन्होंने रास्ता बदला है और बिजनेस में बहुत ही अच्छा किए हैं। थोड़ा सा उद्यमिता के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। एक मसूरी का उदाहरण है। मसूरी उत्तराखंड में एक शहर है, आप सब लोग जानते हैं मसूरी के विषय में। वहाँ पर एक पान बेचने वाला था और उसकी अच्छी खासी अर्निंग थी, लेकिन उसकी बेटी की शादी करनी थी। लोग कहते थे कि एक पान बेचने वाला पनेरी के यहाँ हम शादी कैसे करें। उसने एक हॉल लिया, एक टेलीविजन का शोरूम खोला और फिर शादी की। शादी करने के बाद शोरूम को बंद कर दिया। शोरूम बंद करने के बाद फिर आया पान की दुकान पर, तो उसमें उद्यमिता नहीं थी, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग नहीं थी।
वो सिर्फ मनी अर्न करना चाहता था। यदि सच्चा एंटरप्रेन्योर होता तो पान की दुकान भी चलती और उसकी टेलीविजन की दुकान भी चलती। और एक मेरे ही रिलेटिव हैं मिस्टर अशोक राय, करीब 5-7 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे दिल्ली में। उनके यहाँ करीब 100-125 सिलाई मशीनें हैं। वे जो एक्सपोर्टर हैं, कपड़ा ला करके सीते हैं और सी करके उनको देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और इस प्रकार से मनी अर्न करते हैं। लेकिन आयकर से परेशान रहते हैं, इसलिए वो हर साल अपने कंपनी का नाम बदल देते हैं जिसे आयकर न देने पड़ा। कोई सच्ची उद्यमिता का व्यक्ति होता तो कभी भी अपनी कंपनी का नाम नहीं बदलता, वो आयकर देता, जिससे कि एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होता जो कई पुश्तों तक चलता रहता। लेकिन उनमें उद्यमता की कमी है, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे और उनके बाद पता नहीं क्या होगा वहां पर। दूसरी चीज है, मैं एक बार बताया था इसी रोटरी क्लब की एक मीटिंग के अंदर मैंने कमेंट किया था, 1930 के दशक में अमेरिका में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। बहुत सारी सामानें बाजार में थी, लोग खरीदने वाले नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन उस समय एक चीज थी, बहुत पढ़े लिखे चीप लेबर वहां पर मौजूद थे जिनको कि हायर किया जा सकता था। कई कंपनियां लोगों को हायर की और हायर करने के बाद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप जानते हैं, IBM है, हेवलेट पैकर्ड है, कई एयरलाइंस हैं, उसी दौरान शुरू हुई। क्योंकि M.Tech किए हुए बड़े अच्छे इंजीनियर कहीं जॉब नहीं था, थोड़े पैसे में काम करते थे और बहुत प्रगति हुई। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्किल्ड लेबर है जिसको यूटिलाइज करके हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी मेरे छोटे बेटे विशाल राय से मेरी बात हो रही थी। उनकी कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया में आएंगे और यहाँ से आकर के इंजीनियर्स को रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट करके अपने यहाँ ले जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि भारत में बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स लोग और कम पैसे में मिल जाएंगे जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। और कभी कभी स्थान बदलना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण जो हैं मथुरा से द्वारका चले गए जब मथुरा में प्रॉब्लम होने लगी। तो कृष्ण और राम के विषय में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। कृष्ण के पैदा होते ही उन पर अटैक होना शुरू हुआ। लोगों ने जान मारने की कोशिश की, लेकिन वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और उसका परिणाम हुआ कि वो भगवान हो गए। अन्यथा कौन जानता कृष्ण को। राम एक राजकुमार थे, राजा बन जाते और राजा बन करके वो मर जाते, उनको कोई नहीं जानता। असंख्य राजा हुए हैं इस सारी दुनिया में, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो गए, जीवन में संघर्ष किया, युद्ध किया और उसके बाद वो पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान हो गए। और यदि ये सब नहीं होता तो भगवान नहीं होते। तो मानव जीवन में यदि कठिन परिस्थितियां आती हैं, आपको प्रॉब्लम होती है तो घबराए नहीं, आप उन प्रॉब्लम से संघर्ष कीजिए। संघर्ष के बाद आप पाएंगे कि आप बड़े खरे उतरे हैं और बहुत बड़े अच्छे महान काम कर रहे हैं और आपका नाम वैसे ही हो सकता है जैसे राम और कृष्ण का नाम हुआ। सत्यनिष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लोगों का
आप में विश्वास होना चाहिए कि ये सत्य निष्ठा का आदमी है, जो सोचता है वही वो करता है और उसका बहुत हाई चरित्र है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि खरगोश एक शेर से कह रहा है कि बहुत ही ईमानदार जानवर है, सत्य निष्ठा का है और मुझे खाएगा नहीं, उसने प्रॉमिस किया है, वो निर्भीक है। तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, सत्य निष्ठा। और तुलसीदास ने रामायण के विषय में सभी लोग जानते हैं। किसी भी कार्य के लिए लगातार प्रयत्न करना बहुत जरूरी होता है और उस प्रयत्न से ही हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और हमेशा आपकी उच्च महत्वाकांक्षा और कड़ी मेहनत साथ देती है। यदि आपके अंदर उच्च महत्वाकांक्षा हो और कठिन परिश्रम नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप बहुत मेहनती हैं और आपके अंदर कुछ चाहत नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। और उच्च महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है। पुनः मैं आऊंगा अजीम प्रेम जी पर। अजीम प्रेम जी कहते हैं, यदि लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे हैं तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे भूतपूर्व यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक लॉ फर्म में काम करते थे और अपने दोस्तों से वो बातचीत करते थे प्रेसिडेंसी की, प्रेसिडेंट बनने की या इलेक्शन लड़ने की। तो लोग हंसते थे उन पर कि क्या बेवकूफ आदमी है, अरे अपना तुम प्रैक्टिस करो, तुम वकील हो और तुम बात करते हो प्रेसिडेंट की, वैसे भी तुम एक ब्लैक हो और आज तक कोई भी ब्लैक यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने कठिन परिश्रम किया और पहले ब्लैक पर्सन थे जो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। उच्च महत्वाकांक्षा से और लगातार कठिन परिश्रम से लोग आगे कहीं भी पहुंचा जा सकता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उदाहरण दे रहा था मार्कंडेय सिंह का। मैं भी हंसता था उस पर, कह रहे क्या तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो और जाकर के खेती बाड़ी करो। लेकिन मेरे सामने वो स्टूडेंट लीडर का स्टूडेंट डेलीगेशन का लीडर बन के गया जापान, और इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बिहार में वो एमएलए बना और मंत्री बना। उस समय की बात है, मैं जर्मनी से लौटा था, रुड़की ज्वाइन किया था। मैं जा रहा था, जो रुड़की का वीआईपी गेस्ट हाउस है उसमें कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने पूछा भाई किसका इंतजार कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मंत्री जी आए हैं, हम मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर वो भी आ जाए यहाँ पर तो मुझे भी उससे मिलने के लिए ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची रखिए। और इमटेरियल है लोग क्या कहते हैं, लोग हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए। उदाहरण इसके हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब्राहम लिंकन की स्टोरी हो सकता है कि बहुत से लोग जानते हों। अब्राहम लिंकन अपने ग्रेजुएशन के बाद वो प्रैक्टिस करना चाहे लॉ की, लेकिन लॉ की प्रैक्टिस नहीं चली। उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। इसी दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा और हार गए। स्टेट सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो हार गए। फेडरल गवर्नमेंट की सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हार गए। हर बार हारते हुए उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद भगवान ने
मेरे लिए कुछ बेहतर लिखा है। वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े और हार गए। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ लें, और उन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा और जीत गए, राष्ट्रपति बने। और वो राष्ट्रपति, वो प्रेसिडेंट जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति बना, व्यक्ति बना, राजनेता बना, जिसने दुनिया से दास प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ऐसे वो बने। मैं बात करता हूँ विल्मा रुडोल्फ, सारी गलती से विमला लिख गया है, द पर्सन इज विल्मा। विल्मा रुडोल्फ एक ब्लैक लड़की थी, और वो जो है उसके दोनों पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन नकली पैर लगा करके उसको एक कोच मिला और करती रही। और 1956 में जो रशिया का ओलंपिक हुआ, उसमें उसने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए दौड़ने में। और गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कार्य करते रहिए, लगातार कार्य करते रहिए, फल की चिंता किए बिना। दूसरी पर्सन है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन के विषय में लोग जानते होंगे, वो बहुत ही अच्छी डांसर हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। 2017 में हमने उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि दी थी, सुधा चंद्रन को, यूनिवर्सिटी बरेली में, उनके कार्यों के लिए। उनके दोनों ही पैर नहीं हैं और नकली पैरों पर इतना अच्छा डांस करती हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। ऐसे ही दीपा मलिक की भी प्रॉब्लम है, और वो जो है भाला वगैरह फेंकने में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में उन्होंने काम किया है। स्वामी विवेकानंद का लिखा है उन्होंने, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपनी चुनौतियों को सीमित न करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। हमारे भूतपूर्व रोटरी अध्यक्ष इंद्रसेन सिंह ने उनका उदाहरण दिया था। सीमा आकाश से परे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं अपने बड़े बेटे का, डॉक्टर निशीथ राय का। निशीथ जब इंटर में पढ़ता था तो उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वो USA में जाकर के और मेडिसिन की पढ़ाई करे। एक बार मैंने कहा उससे कि बेटा, स्काई इज द लिमिट, आकाश एक सीमा है, उससे आगे तुम नहीं जा सकते। उसने तपाक से कहा कि नो पापा, द लिमिट इज बियॉन्ड द स्काई। He said that the limit is beyond the sky. मेरी लिमिट इस स्काई के ऊपर है। उसने इसको कर दिखाया क्योंकि उसके अंदर लगन थी। वो इंटर के बाद अप्लाई किया, उसके अच्छी स्कॉलरशिप मिली, बहुत अच्छी विश्वविद्यालय में गया और वहाँ से उसने मेडिसिन की पढ़ाई की और आज होनोलुलु में मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ईमानदारी बहुत ही जरूरी है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और ईमानदारी जो है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बेईमानी करके बहुत सारा पैसा कमाए हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अनेक बीमारियां और वो ग्रसित रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया गलत तरीके से। थे वो मनी अर्जित करते थे घूस लेकर के, और उस नेताओं को अपने बस में किए रहते थे,
लेकिन हमेशा परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। कुछ ऐसा नेतृत्व आया प्रदेश में और केंद्र सरकार में कि उनको बर्खास्त कर दिया गया और उनकी हालत अच्छी नहीं रही पूरे लाइफ में। एक यादव सिंह है, सब लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत ही पैसा बनाया और वो भी आजकल जेल में है। आलोचनाओं का स्वागत कीजिए। किसने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा है। कबीरदास ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आगे आंगन कुटी छवा है। जो निंदक है, आपकी निंदा करता है, आलोचना करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है। और क्योंकि वो बताता है कि आपके अंदर कमियां क्या है। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी की बहुत आलोचना की गई थी, राम की आलोचना की जाती है। आज भी मैं भी कई बार राम की आलोचना किया हूं, किस तरह से उन्होंने नाक कटवा दी रावण की बहन का और किस तरह से रक्तपात हुआ और संघर्ष हुआ। नरेंद्र मोदी को रोज गाली दी जाती है। हमारा एक देश का नेता है, उसका सिर्फ काम है नरेंद्र मोदी को गाली देना, लेकिन उन्होंने उत्तर में कभी गाली नहीं दिया, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सबसे जरूरी चीज है निस्वार्थता। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, निस्वार्थता के सामने निस्वार्थता हो गया है। आप दूसरों को समय दें और उनके प्रति ईमानदार रहें, ये बहुत जरूरी है। और दूसरों की मदद करें और समाज के विषय में सोचें। दूसरों की मदद करें और भगवान आपकी मदद करेंगे। इसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपने बड़े बेटे नीतीश राय के विषय में भी कह रहा था, जिसने कहा कि लिमिट इज बियॉन्ड द स्काई। वो इंटर में था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था यूएस में एडमिशन के लिए, और मेरे एक कोलीग जो आईआईटी रुड़की के दूसरे विभाग में थे, डॉक्टर आर.के. पचौरी, उनका बेटा 2 साल पहले ही इंटर कर चुका था और वो भी तैयारी करता था। वो हर वीकेंड सैटरडे और संडे मेरे घर पर आ जाया करते थे और 2-3 घंटे मेरे घर पर बिताते थे। मैं उनके बेटे को सब कुछ बताता था, सारी उनको हम पढ़ाते थे और उसका एडमिशन हुआ, उसको वीसा मिला, वो चला गया। उसके 1 साल बाद जब मेरे बेटे की पारी आई और उसने वीसा के लिए अप्लाई किया, तो यूएस एम्बेसी से एक लेटर आया कि अपने आर्थिक और सामाजिक तथ्यों के आधार पर आप ये बताइए कि आप लौट के आएंगे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद। मुझे पता नहीं हम क्या दें, कैसे दें। उस पर्सन जिसके बच्चे को मैं साल भर हर वीकेंड पर 2-2 दिन पढ़ाया करता था, मैं उसके पास गया, उसके ऑफिस में। मैंने कहा कि यार तुमने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे? उन्होंने कहा अरे भगवान की मर्जी है, सब मिल गया, भगवान ने ऐसा कर दिया। मैं वहीं पर कुछ होगा भगवान के पास। हम जब मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में एक लेडी मिली और उन्होंने पूछा कि भाभी जी उतना उदास क्यों है? तो हम लोगों ने बताया कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, आप मेरे घर आइए, क्योंकि 4-5 साल पहले उनका भी बेटा गया था, वीसा लिया था, और घर जाकर के उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमको दिए
और जिसकी बेसिस पर हमने अपने संपत्ति का, अपने जमीन का, खेती बाड़ी का, प्रॉपर्टी के कागज बनवाए और जाकर के यूएस एम्बेसी में सबमिट किया और उसको वीसा मिला और वो चला गया। आज वो डॉक्टर है, वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, मेरे विभाग का एक टेक्नीशियन जो कि बड़ा शराबी था, शराब पीता था और सबसे पैसा मांग मांग शराब पीता था। एक बार मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं अध्यक्ष था डिपार्टमेंट का, मुझे 2000 रुपया दे दीजिए। मैं जानता था कि वो 2000 रुपये वापस कभी नहीं आएंगे। मैंने उसको 2000 रुपया दे दिया। लेकिन मुझे सरप्राइज तब हुआ कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से मेरे पास दूसरे दिन 5000 रुपये का चेक आया। ऐसा मुफ्त में चेक नहीं आया। साल डेढ़ साल पहले मैंने कोई काम किया था उनके यहाँ, कोई वाइवा वगैरह लिया होगा, उसका चेक उन्होंने भेजा जो मुझे याद भी नहीं था। और यदि वो 5000 का चेक नहीं आता तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई इसने मदद किया है उसकी, तो इसकी भी मदद करो। उन्होंने 5000 रुपये का चेक भिजवा दिया। और जीवन बहुत रोमांचक तब होता है जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप मदर टेरेसा, महात्मा बुद्ध एवं अन्य लोग। सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है साहस की। आप में साहस हो, हिम्मत हो, आप जो अंदर सोचते हैं उसे कहने और करने की हिम्मत हो, और तब आप साहसी व्यक्ति हैं और जीवन में कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फोटो डाली है अब्राहम लिंकन की, और अब्राहम लिंकन को मैंने बता दिया है कि उनके अंदर एक फीलिंग थी ब्लैक लोगों के प्रति, उनके अंदर साहस था। उन्होंने साहस को दिखाया, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू दास प्रथा को खत्म किया। महात्मा गांधी के अंदर साहस था और महात्मा गांधी के देश के प्रति फीलिंग थी, स्वतंत्रता के प्रति। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। हम स्वतंत्र हुए। साथ मार्टिन लूथर किंग को कम लोग जानते होंगे। मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक नेता था, मैंने कह दिया, यूएसए में। और उन्होंने ब्लैक लोगों के अधिकारों के लिए बड़ा संघर्ष किया। जब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा खत्म की, दास प्रथा खत्म हुई, लेकिन अश्वेत लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए अलग से स्कूल थे, अलग से होटल थे, सब चीजें अलग थी। किसी होटल में जहां व्हाइट जाते थे वहां ब्लैक नहीं जा सकते थे। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहां व्हाइट रहते थे ब्लैक नहीं जा सकते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष में 1964 में उन पर अटैक किया गया और उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद वहां पर बदलाव आया कि अब वहां पर सामाजिक समानता है। ब्लैक और व्हाइट में कोई फर्क नहीं, सबके लिए बराबर के अधिकार हैं और बराबर के कर्तव्य हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जैसे मैं यूएसए में कई साल रहा हूँ, यदि आप किसी संस्थान में, किसी विश्वविद्यालय में आप अप्लाई करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी आयु, आप अपनी एथनिसिटी कि आप ब्लैक हैं कि वाइट हैं कि एशियन हैं कि इंडियन हैं, आप औरत हैं कि मर्द हैं, बिल्कुल मत लिखिए। और कोई नहीं लिखता। पता तब चलता है कि आप कौन हैं जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उस समय। तो इस प्रकार से वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आप तुलना कीजिए हमारे देश भारत से, जहाँ पर कि हर स्टेप पर डिस्क्रिमिनेशन है।
हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उन्होंने संविधान में रखा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। उनके दिमाग में नहीं आया कि एक इंडियन लॉ भी हो सकता है जो सबके लिए बराबर हो। और मैं बताऊं, भारत के अलावा विश्व का कोई भी देश नहीं है जहां पर कि धर्म के नाम पर कानून हो। सिर्फ भारत में ऐसा होता है। जिस प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भारत में है, विश्व में कहीं भी नहीं है। उदाहरण दूं मैं, यहाँ का हर मुस्लिम सोचता है कि हिंदुओं के अगेंस्ट उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। हर हिंदू सोचता है कि उसे मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। दोनों सोचते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और लोग चिल्ला के कहते भी हैं। पहले 4 जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपने 4 जातियां पैदा कर दी, नाम बदल दिया, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, लेकिन चीजें वही रही। हर एससी एसटी वाला सोचता है कि ओबीसी और जनरल वाले सारा चीजें ले जाते हैं, और ठीक ऐसे ही ओबीसी वाला सोचता है कि जनरल वाले और एससी एसटी वाले सब कुछ ले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और जनरल वाले भी यही सोचते हैं कि सब कुछ ओबीसी और एससी एसटी वाले ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की भेदभाव विश्व में कहीं नहीं है, और जहां इस एक्सट्रीम के भेदभाव थी वहां पर खत्म हो गया है। हमें जरूरत है एक ऐसे कानून की, संविधान में कि जिसमें कि सभी लोग बराबर हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। जहाँ तक जात की बात है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि जात की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अरे कैसे खत्म होगी? जब बच्चा पैदा होता है तो रजिस्टर में लिखा जाता है कि इसकी जाति क्या है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो जाति के आधार पर उसका एडमिशन होता है। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो जाति के आधार पर उसका एडमिशन होता है। जब बच्चा नौकरी के लिए जाता है तो जाति के आधार पर उसको नौकरी मिलती है। यहाँ तक कि प्रमोशन भी जाति के आधार पर मिलता है। और जब तक हमारा संविधान नहीं बदला जाएगा तब तक एक भेदभाव की स्थिति हमारे देश से खत्म नहीं होगी। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ मलाला यूसुफजई का। आप सब लोग जानते हैं मलाला यूसुफजई एक बच्ची जो कि पाकिस्तान में थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए उसने संघर्ष किया, लोगों को आगाह किया। इस पर तालिबानियों ने उस पर अटैक किया, उसकी जान लेनी चाहिए, वो बच गई और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। साहस था मलाला यूसुफजई को सही कहने का और उसने सही किया। और चाहे जो भी परिणाम होता, लेकिन परिणाम, उसकी जान भी जा सकती थी। अटैक हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी जान बच गई और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। आप जो भी करें वो समाज के हित के लिए करें, ये बहुत ही जरूरी है। यदि समाज के हित के लिए नहीं करते तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जो भी काम करें तो पहले देख लें कि सबसे लोअर तबका का आदमी उस तक ये चीजें पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यदि पहुंचने की संभावना है तभी आप काम करें। दूसरा, डार्विन का सिद्धांत है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। संघर्ष बहुत जरूरी है और उस संघर्ष में जो विजयी होता है वही जीवन का अधिकारी होता है। लेकिन यहाँ पर संघर्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं है, अहिंसा एवं प्रेम से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि मैं किसी पर्सन को एक झापड़ मारूं तो मुझे 2 झापड़ मारेगा,
मैं एक मुक्का मारूं तो 2 मुक्का मारेगा, उसे मैं प्यार से बात करूं तो वो भी प्यार से बात करेगा। बात बहुत पुरानी है। जब मैं जब मैं पहले विद्यार्थी था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, माँ आनंदमयी के आश्रम के सामने से मैं गुजर रहा था, उनका लेक्चर हो रहा था, मैं रुक गया। माँ आनंदमयी की एक बात मुझे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको नमस्ते करें तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप दूसरों को नमस्ते करें, तब लोग आपको नमस्ते करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके छोटे आपका आदर करें तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको प्यार दें, तब वो आपका आदर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बड़े आपको प्यार दें तो आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने बड़ों को आदर दें, तब वो रिटर्न में प्यार करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों से जिस चीज की अपेक्षा करते हैं उनके प्रति हम वही करें, तभी हमें रिटर्न में वो चीजें मिलेंगी। और जीवन में सीखना बहुत जरूरी होता है। हर समय सीखते रहिए। उससे सीखना बहुत यदि नहीं सीखेंगे, हर परिस्थितियों जो आती हैं वो सीख लाती हैं। आपकी सफलता आपको सीख देती है, आपकी असफलता आपको सीख देती है। आपको पता चलता है कि आपकी कहाँ गलती हुई थी, आप कैसे हुई थी। एक ब्रिटिश ऑथर की किताब करीब 150 साल पहले लिखी गई थी, वो मैंने पढ़ी थी, एज मैन थिंकeth। आप जो सोचते हैं अपने दिमाग में, वैसे ही आपके शरीर के अवयव काम करते हैं और वैसे ही क्रियाकलाप होते हैं, वैसे ही काम होता है। एक साधारण सा उदाहरण, कभी कभी जब हम खाना खाने लगते हैं तो खांसी आ जाती है। खांसी इसलिए आती है कि खाने के कण श्वास के नली में जाने लगते हैं, तो हम खांस करके उसे बाहर करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा हो तो आप में मन में कुछ सोचते हैं, कुछ कहने के लिए किसी को, और आपके जो वोकल कॉर्ड हैं, जैसे आवाज पैदा होती है आपके गले में, वो हिलने लगते हैं और फिर पार्टिकल जो है खाने के गले में जाने की कोशिश होती है, खांसते हैं। किसी भयानक चीज को देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि उसे देख करके हमारे मस्तिष्क में जो हार्मोन बना, उसकी वजह से हम ऐसा प्रतीत होता है। तो हमेशा आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना अनिश्चित होना चीजों को सीखने के लिए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के विषय में बताना चाहता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े पॉलिटिशियन और बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। वो जीवन के प्रारंभ में अखबार निकाला करते थे। उन्होंने साइंस का अध्ययन किया, और जब यूएसए का संघर्ष हुआ ब्रिटिश के प्रति, उन्होंने संघर्ष में भाग लिया। यहाँ तक कि शिप में एक नौकर बन करके वो यूएसए से आए फ्रांस के राजा से मिले। उन्होंने राजा से मांग की, याचना की कि आप जो रसद जाती है ब्रिटेन की, उसे रोकिए। उन्होंने रोका और यूएसए जीता। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पतंग उड़ा करके, पतंग के नाम से वो जाने जानते हैं, पतंग उड़ा करके ये पता लगाया कि बादलों में जो बिजली चमकती है वो बिजली होती है, वो भगवान इंद्र का कोई अस्त्र नहीं होता।
ये किसी देवता का असर नहीं होता, कि बिजली होती है और सामान्य भौतिक चीज होती है। वो पहले व्यक्ति थे और उन्होंने कहा है कि यदि आप सीखने की इच्छा नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है। हर चीज से सीखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। जैसे कई उदाहरण हैं, महान कार्य शक्ति द्वारा नहीं बल्कि दृढ़ता से किया जाता है। सैमुअल जॉनसन ब्रिटेन के बहुत बड़े ऑथर थे, पोएट थे, लिटरेचर पर्सन थे, क्रिटिक थे। जो आवश्यक है उसे करने से शुरू करो, फिर क्या संभव है उसे करो और अचानक तुम देखोगे कि असंभव कार्य कर रहे हो। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने ये कहा था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले आप शुरू तो कीजिए, शुरू करके देखिए और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते चलेंगे। एक रतन टाटा का उदाहरण मैं देता हूँ। रतन टाटा चाहते थे नैनो कार का प्रदर्शन बंगाल में करने के लिए। उन्होंने जमीन एक्वायर किया, लेकिन हमारी दीदी नहीं चाहती थी। उन्होंने संघर्ष किया। काट दीजिए इसको, काट दीजिए। उन्होंने संघर्ष किया। परिणाम क्या हुआ कि रतन टाटा को अपनी फैक्ट्री बंगाल से बाहर ले जाने की तमन्ना हुई और उन्होंने कांटेक्ट किया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से। उन्होंने कहा कि आप आइए। ये बात चली नरेंद्र मोदी को, जो कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा रतन टाटा से कि रतन जी आप आइए, 1 घंटे के लिए हमसे मीटिंग कीजिए। कई मीटिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं डिसाइड कर चुका हूं कि उत्तराखंड में हमारी कंपनी खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी। मीटिंग हुई। जो मैं बताने जा रहा हूं, उस मीटिंग के एक सेक्रेटरी ने जो उस समय मौजूद था मुझे बताई। एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी दिल्ली में मेरी। मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सारे उनके लोग थे और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि रतन जी आपको फैक्ट्री खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए। उन्होंने बताया इतनी जमीन चाहिए। उन्होंने कहा अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी से कि देखो कहाँ जमीन है, कहाँ यहाँ पर जमीन है कि तुरंत ही अलॉट करो। उन्होंने अलॉट किया, वहीं पर नरेंद्र मोदी साइन किए और जमीन अलॉट हो गई। फिर उन्होंने कहा कि रतन जी आपको कितने पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा हमें इतनी पैसे की जरूरत है, सीड मनी। तो उन्होंने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी से कि पैसा इनको अलॉट करो। उन्होंने अलॉट किया, वहीं सिग्नेचर हुआ और 1 घंटे के अंदर सारी सुविधाएं एक नैनो कार की फैक्ट्री खोलने के लिए उनको मिल गई। जब मीटिंग खत्म हुई तो रतन टाटा जी ने ये कहा कि नरेंद्र जी आपने 1 घंटा के लिए मेरे लिए ये सब काम किया है। 1 घंटा में ही मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। सुबह 8 बजे वहां पर काम शुरू हो जाएगा और एग्जैक्टली नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे वहां पर ईंटें गिरना शुरू हो गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए। एक जुनून होना बहुत जरूरी है कि हमें एक काम करना है, करके दिखाना है। मैंने विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण दिया था, उसके अंदर जुनून था। उस लड़की, ब्लैक लड़की, जहाँ की ब्लैक की कोई कीमत नहीं थी, जिसके दोनों पैरों में पोलियो हो गया था, वो लड़की संघर्ष किया और प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करते करते 1956 के रसन ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। तो आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो धर्मों की मीटिंग होने वाली थी, उसमें जाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था। वो जाकर के मुझे याद नहीं है किस किंग से मिले, उन्होंने सारा खर्च दिया और वो गए वहां पर
जाकर के अपने भाषण दिया और वो भाषण आज तक मशहूर है, सारी दुनिया जानती है उन्होंने भाषण क्या दिया था। भगवान हनुमान जब लंका जाने लगे और जाकर के वहां पर पहुंचे कि उनके अंदर जुनून था कि लंका जाना है, और भगवान राम पहुंचे समुद्र के किनारे, उनके अंदर जुनून था कि मुझे लांघना है समुद्र को। और जब समुद्र नहीं माना, उन्होंने समुद्र को हड़काया और समुद्र रास्ता दे दिया, समुद्र पर बांध बना और राम सेतु का निर्माण हुआ। मैं बता दूं, राम सेतु सिर्फ कल्पना नहीं है, एक वास्तविकता है। नासा के सैटेलाइट ने कुछ साल पहले राम सेतु का पिक्चर लिया था और उन्होंने ये बताया था कि ये सचमुच ही मैन मेड स्ट्रक्चर है राम सेतु। उसमें लकड़ी और पत्थर का उपयोग हुआ है और इस प्रकार से राम सेतु बना है। और हालांकि भूतकाल में कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि उसे तोड़ करके नहर बना दिया जाए आवागमन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्वास्थ्य ही जीवन है। हमेशा कहते हैं कि अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु थे प्रोफेसर B.A.P. तांत्री। मैं और इंद्रसेन सिंह जी, हम दोनों ही उनके स्टूडेंट रहे हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य नहीं था, वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। परिणाम हुआ कि मात्र 48 साल की अवस्था में जो विभाग के अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो गई। उस ज्ञान का, उस मस्तिष्क का कोई फायदा नहीं हुआ जो उनके पास था। यदि उनका स्वास्थ्य होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य हृदय और फेफड़ों के लिए तेज व्यायाम करें। तेज व्यायाम में जॉगिंग होता है, दौड़ लगाना। दौड़ लगाने से आपकी सांस फूलती है और हृदय जो है बहुत तेज गति से रक्त को प्रवाहित करता है। रक्त के प्रवाहन से, तेज गति से आपका हृदय मजबूत होता है, और कभी जरूरत पड़ी, कहीं ब्लॉकेट हुआ तो उतना ही तेज गति से रक्त का प्रवाहन करके उस ब्लॉकेट को दूर कर सकता है। फेफड़े मजबूत होंगे तो आपके यदि छोटा बहुत इन्फेक्शन भी हुआ कोरोना जैसे बीमारियों का, तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंतरिक्ष यात्री थे रसा के, वो जाकर के 6 महीने ब्रह्मांड में रहे, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहे, और जब पृथ्वी पर नीचे आए तो वो चल नहीं सकते थे। उनको स्टेशन पर ले जाकर के लेबोरेटरी में ले जाया गया, उनकी दवा की गई, जांच पड़ताल की गई। उनकी हड्डियां ब्रिटल हो गई थी, भुरभुरी हो गई थी, और बहुत मशक्कत करनी पड़ी हड्डियों को वापस लाने के लिए। इसका वजह यह है कि जब भी हम चलते हैं तो पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, हमारे हड्डियों पर एक बल पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। उसके बाद अब जब भी स्पेस क्राफ्ट बनते हैं ब्रह्मांड में जाने के लिए, तो उनसे लगा हुआ एक चैम्बर होता है जो कि एक इतनी तेज गति से घूमता है, और उतने गति से घूमता है कि जिसके अंदर आकर्षण पृथ्वी के आकर्षण के बराबर हो जाए। शायद मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा,
कि किस तरह से आकर्षण होता है। नहीं, जब कोई चीज से उदाहरण स्वरूप आप एक रस्से में पत्थर बांध लीजिए, उसे घुमाइए गोले में, आपके हाथ पर खिंचाव होगा। क्योंकि कोई भी घूमती हुई चीज में एक आकर्षण होता है, घुमाव होता है, और यही चीज होती है स्पेसक्राफ्ट में। और प्रतिदिन जो यात्री हैं स्पेसक्राफ्ट के, उनको प्रतिदिन जरूरत ये कहा जाता है कि आप वहां पर जाएं जहां पर कि अर्थ की गुरुत्वाकर्षण के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर शक्ति है खिंचाव की, वहां पर जाकर के आप व्यायाम करें। वो लोग व्यायाम करते हैं, जॉगिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, कई व्यायाम करते हैं। ये रूटीन है, उनके रूटीन में आता है। और इंद्रसेन सिंह जी ने मेरा नावल पढ़ा है मंगल प्रवास, और मंगल प्रवास में मैं दिखाया हूँ किस तरह से हर व्यक्ति जाता है उस चैम्बर में और जाकर के एक्सरसाइज करता है और प्रैक्टिस करता है अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए। मांसपेशियों और जोड़ों को, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ठीक से बैठ नहीं पाते, वो ठीक से चल नहीं पाते, उनकी मांसपेशियां इतनी जटिल हो गई हैं कि उनमें लचक नहीं है। इसके लिए जरूरी है योगा। आप योगा करते हैं और योगा के डिफरेंट पोज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां हैं वो शिथिल न हो करके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और इस प्रकार से आप चलने फिरने और वर्क करने में सक्षम होते हैं। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं से मैंने लिखा है, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से लिखा है, कि हमारे मुस्कुराने में 17 मांसपेशियों का उपयोग होता है, लेकिन जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे शरीर में 43 मांसपेशियों का उपयोग होता है और हम थक जाते हैं। तो इसलिए कभी भी क्रोध मत आएगी, हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए। गीता में भी कहा गया है, क्रोधो नाशांत बुद्धि बुद्धि नाशे विनाशे। क्रोध से बुद्धि का ह्रास होता है और बुद्धि का ह्रास होने से मनुष्य का विनाश होता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में हर बात का निष्कर्ष ये है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, आपका अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति सही दृष्टिकोण हो। आप जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास की निरंतरता हो, लगातार हो, करते रहें, ईमानदारी से काम करें। यदि कोई आलोचना करता है तो उसको स्वीकार करें और देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, और जो भी करें जिंदगी में निस्वार्थ होकर के, मदर टेरेसा की तरह से और दूसरे लोगों की तरह से हमेशा साहस रखें। आप जो मन में सोचते हैं उसे कहने की और उसे करने की हिम्मत रखें, जिससे कि समाज में एक परिवर्तन होगा। सामाजिक कार्य करें। सामाजिक कार्य में जो समाज की विसंगतियां हैं, मैंने बताया कि और देशों में क्या विसंगतियां थी, उन्होंने कैसे दूर किया, और हमारे देश में अभी भी कितनी सारी विसंगतियां हैं, उनको हमें दूर करना है और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर सभी लोगों के बराबर के अधिकार और कर्तव्य हों, सभी लोग बराबर हों और सभी लोगों को बराबर का अवसर मिले, जिससे कि वो विकास कर सकें अपनी क्षमता के अनुसार। ये बहुत जरूरी है हमारे भविष्य के लिए। हमेशा अपने किसी भी कार्य से सीखने की आदत डालिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें आप, और जीवन पर्यंत ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिले। हम सब लोग प्रतिदिन नई परिस्थितियां आती हैं, नई चीजें आते हैं, रोज हम कुछ न कुछ सीखते हैं
आंख नम हो करके सीखना बहुत जरूरी है। और किसी भी कार्य को करने के प्रति जुनून होना चाहिए, राम की तरह से कि मुझे राम सेतु बनाना है और लंका के पार जाना है और जा करके वहां पर रावण को मारना है और सीता को लाना है। और जब जुनून होगा आपके अंदर और काम के लिए जुड़ जाएंगे तो आप जो है अवश्य ही कार्य कर लेंगे। और कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी सोचने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए जीवन में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहता हूं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग ही निवास करता है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगदीश राय जी। थैंक यू सर। आज जिस विषय को लेकर हमारे प्रमुख प्रस्तुत हुए उसके हर पहलुओं पर आपने बेबाकी से और बहुत सरलता से अपने विचार रखे और छोटे छोटे सारे प्रश्नों का उदाहरण के सूत्र से जो समझाया और बहुत ही काबिल तारीफ है। आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा पूरे 1 घंटे आपका संबोधन रहा। सभी पिन ड्रॉप साइलेंस हमारे मेंबर्स उसको सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारे किसी मेंबर को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हम अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो प्रश्न उत्तर का सेशन अपने देखरेख में उसको संचालित करें। इसके बाद आगे फिर मैं उसको प्रारंभ करूंगा। थैंक यू वेरी मच पास्ट प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सेन सिंह जी और आज के कन्वीनर। मैं पूछना चाहूंगा इस मीटिंग में डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव जी हैं क्या? यस सर, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट सर। अच्छा, यस सर। हाँ ठीक है। कोई क्वेश्चन जगदीश राय जी से किसी का भी, किसी मेंबर्स का? नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक विशेष बात कि इस कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान भी हैं। सबके यहाँ आसपास में कोरोना से कुछ न कुछ हो रहा है कि हर घर में करीब करीब आया है। इससे मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ रहा है और हम लोग टीवी न्यूज़ कंटिन्यूअस देख देख के परेशान भी हो रहे हैं। तो आज संयोग से हम लोगों के बीच में शिवांगी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं विषय से थोड़ा सा हट के, इनसेन जी मुझे आज्ञा दीजिएगा, विषय से थोड़ा हट के, चूंकि ये हम लोगों के बीच में मौजूद हैं इसलिए मैंने इसका लाभ लेने की चेष्टा कर रहा हूं। आप थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में कि इस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे दूर हों, और जो हमारा मानसिक संतुलन बहुत लोगों का खराब हो रहा है या फिर जिनको कोरोना हो चुका है, पर्टिकुलरली एजेड लोगों को, उसके बाद जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, उससे दूर होने के लिए शिवांगी श्रीवास्तव जी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगी। मैं शिवांगी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि शिवांगी श्रीवास्तव जी ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है और आप इसी फील्ड में अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। शिवांगी श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया मेरी बात को रखने के लिए। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये वैश्विक बीमारी में सब किसी ना किसी परेशानी से लड़ रहे हैं और हमारा क्या पूरा ध्यान क्या हो रहा है, शारीरिक सिम्टम्स पे जा रहा है। शारीरिक सिम्टम्स के लिए हम पूरी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन है हम उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने साइलेंट पेंडेमिक के बारे में सोचा? साइलेंट पेंडेमिक जिसे कि हम मानसिक परेशानी कहते हैं। मानसिक परेशानी अगर हम जोड़े तो फिजिकल सिम्टम्स तो हमें बाहर दिखते हैं लेकिन मेंटल सिम्टम्स को हम बता नहीं पाते, ये हमारे अंदर ही चलती रहती है। या तो हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम जो प्रेजेंट हो रहा है उस पे अगर हम सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स को देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल सिम्टम्स से डेवलप हो रहा है। जैसे कि रेस्पेक्टेड जगदीश सर ने बोला कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर में घटित होता जाता है।
ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार चलते हैं, हमारे शरीर में वैसे ही नकारात्मक सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। वो सिम्टम्स हमारा मन उदास भी होना हो सकता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगना ये भी हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ब्लड प्रेशर, या फिर हमें ऑक्सीजन की कमी भी दिख सकती है। बहुत ज्यादा अभी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी दिखती नजर आई, जिसकी वजह से हमारे जो भारत में ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे सीए सर ने सवाल किया कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। तो देखिए, पहले चीज तो हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी सोच पे ध्यान नहीं देना है। ये सोच है, ये नकारात्मक विचार है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चेंज होता रहता है। अगर हम इसी विचारों पर ध्यान दे देते हैं तो क्या होता है ना कि हमारी एंजाइटी का जो साइकिल है वो बढ़ जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है कि कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी, वैसे ही हमारी एंजाइटी होती है, अगर वो बढ़ रही है तो वो घटेगी भी। लेकिन घटेगी कैसे, हम इसको कैसे कम कर लें? कम करने के लिए हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा। माइंडफुल यानी हमें अपने वॉइस माइंड का इस्तेमाल करना होगा, अपने इमोशनल माइंड को रोक करके, क्योंकि इमोशनल माइंड हमें हमारे इमोशंस पे फोकस करवाता है रेदर देन अभी और आज पे। समझ रहे हैं सभी लोग? दूसरी चीज, जो हमारे वृद्ध लोग हैं जो इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें अपने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं ना, तो हमारी जो शारीरिक क्रिया है वो नेगेटिव प्रतिक्रिया में चेंज होने लगती है, और उसके बाद जो सिम्टम्स है वो और एग्जैजरेट होने लगते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे सांस फूल रही है ना, तो हम एक सांस फूलने को ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ हो जाएगा, हम इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक की सिचुएशन हो जाती है कि हम तुरंत किसी की हेल्प सीख करने लग जाते हैं। उस टाइम पे हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। जैसा सर ने बोला, रिस्पेक्टेड जज सर ने बोला था कि आपको योगा करना चाहिए। देखिए, दो चीजें होती है, एक कि आप योगा कर रहे हैं, ध्यान हमारा योगा पे नहीं है, जस्ट हमारी बॉडी चल रही है। जैसे खाना खाते हैं ना, समटाइम्स आप देखे होंगे कि हम खाना खाते हैं पर हम उसका स्वाद नहीं लेते, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। माइंडफुल कैसे रह सकते हैं? माइंडफुल कि हम जो भी अपने आसपास की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं ना, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे हम पेन भी पकड़े हैं ना, तो हम पूरा एहसास अपना पेन पे डाल रहे हैं। हम पानी भी पी रहे हैं तो हम अपना पूरा एहसास पानी पी रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है, वो हमारे पेट में किस तरीके से जा रहा है। अगर हम इस चीज को ध्यान दे सकते हैं ना, तो हम थॉट से बच सकते हैं, हम अपने थॉट को कल्टिवेट कर सकते हैं, हम पॉजिटिव अल्टरनेटिव वे देख सकते हैं। जैसे घबराहट हो रही है तो हम पहले समझे कि ये घबराहट हो क्यों रही है, क्या मेरे थॉट्स कुछ आए, क्या मेरे विचार कुछ ऐसे थे जो हमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दे रहे हैं। अगर आप ये देंगे तो उसका पॉजिटिव अल्टरनेटिव आप देख सकते हैं, इसका एविडेंस क्या है, जो हम सोच रहे हैं इसका क्या ऐसा तथ्य है जो ये सच हो सकता है। जैसे भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य की चिंता के लिए हम आज में हम भविष्य कैसे जज कर सकते हैं? अभी बैठे हम 1 मिनट का कैसे जज कर सकते हैं कि 1 मिनट बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा? अभी को क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? हम अभी को एंजॉय करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि हम अपने विचारों पे ध्यान ना दें, हर एक विचार का पॉजिटिव अल्टरनेटिव वे देखें। लोग बोलते हैं आप योगा करिए, आप पॉजिटिव रहिए, कैसे रह सकते हैं? जब तक हमारे पास अल्टरनेटिव वे नहीं होगा तब तक हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स में ही चलेंगे। हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, आज के काम को कल पे छोड़ेंगे या 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। जो काम है अभी करना है, एफर्ट्स लगाना है। देखिए, 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। डी स्ट्रेस क्या होता है? हमारा नेगेटिव स्ट्रेस होता है। जैसे कि कोई भी घटना घट रही है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने किसी की बुरी खबर सुनी या सुना कि कोरोना हो गया किसी को, हमने क्या सोचा, कहीं हमें भी ना हो जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हमने उस सिचुएशन को नेगेटिव जज किया, और नेगेटिव जज करने के कारण हमने अपनी दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। हमने अपनी नींद को गवा दिया, हमने अपनी भूख को गवा दिया, हमने बेचैनी डेवलप की, हमने रेस्टलेसनेस डेवलप किया, हमने पैल्पिटेट किया, हमें किसी से बात करने का मन नहीं किया, जो हम एक्टिविटीज पहले कर पा रहे थे अच्छे तरीके से हमने वो नहीं किया, हमें फिर से भविष्य के लिए चिंता डेवलप किया। इतने सारे सिम्टम्स डेवलप कर लिए।
ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रेस कि हमने किसी सिचुएशन को नेगेटिव जज किया। अब उसी चीज को अगर हमने पॉजिटिव स्ट्रेस में देखा, पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब कि थोड़े समय के लिए हमें स्ट्रेस होता है लेकिन हम उसको स्ट्रेस को लंबे समय तक नहीं बढ़ने देते। अगर हमने किसी की बुरी खबर सुनी तो हम ऐसे भी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, ये नॉर्मल है कि सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस से हम कैसे कोप अप करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। उस सिचुएशन को हम ऐसे जज कर सकते हैं, जो हुआ वो होना ही था, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या था, सिचुएशन ही ऐसी थी, बीमारी हुई है तो ऐसा नेगेटिव हैपनिंग होगा, लेकिन अब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन बचाने के लिए भी एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन एफर्ट्स नहीं देना है। हम अपने आप को काम रह करके अपने बाकी के जो आगे पीछे की चीजें हैं उसको निभा सकते हैं। अगर हम ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो हमें वही एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप होंगे। योगा कर रहे हैं तो योगा करते वक्त क्या होता है कि हमारे ध्यान इधर उधर भटक रहे हैं। ध्यान इधर उधर हमें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी विचार आ रहे हैं हमें विचारों पे ध्यान नहीं देना है। ये सोचना है कि ये विचार हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये चेंज करेंगे, लेकिन अगर मैंने इन विचारों पे ध्यान दिया तो शायद जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ इसको मैं पूरा एंजॉय नहीं कर सकता। नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि जो योगा को करते हैं, मेडिटेशन तो करते हैं, पर थोड़ी देर का रिलैक्स आता है लेकिन उसके बाद फिर वो एंशियस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने फिजियोलॉजिकल और अपने मेंटल सिम्टम्स को समझा ही नहीं। यही है साइलेंट पेंडेमिक, कि हम अपने मानसिक सिम्टम्स को समझ ना पा रहे हैं और जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ अपने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को देख रहे हैं कि नहीं ऐसा है तो हमें दवा खा लेनी चाहिए। दवा नहीं खाना है हमें किसी चीज के लिए, हमें खुद को, हमें अपने मेंटल स्टैमिना को समझना है कि हमारी मेंटल स्टैमिना कैसी है। आई थिंक कि मैंने 5 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है सर। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू शिवांगी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। छोटे से में आपने बताया कि पॉजिटिविटी को मेंटेन किए रहिए और प्रेजेंट में जीना सीखिए, जैसा कि जगदीश राय जी भी कह रहे थे। किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो प्रोफेसर जगदीश राय जी से या शिवांगी श्रीवास्तव जी से तो अपने को अनम्यूट करे और क्वेश्चन रेज करे। मैं एक कमेंट करना चाहूंगा सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, हम सब लोग जानते हैं उनको। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी का देहांत हो गया। वो अपने काम में लगे रहे और काम करते रहे, जरा भी उनके ऊपर शिकन नहीं आई, दुखी नहीं हुए। उनको 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार के बाद भी वो बहुत हर्षित नहीं हुए, उछलने कूदने नहीं लगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। पत्रकार आए, पत्रकार लोगों ने पूछा उनसे कि क्या बात है, आपकी पत्नी का देहांत होता है तो आप उसी भाव में रहते हैं, आप नोबेल पुरस्कार मिलता है तो भी आप उसी भाव में रहते हैं। कि मैं अपने काम में इतना एक प्राण हूँ कि सुख और दुख कब मेरे पास, सुख और दुख को मौका नहीं मिलता कि वो मेरे पास आए। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी काम में इतना व्यस्त हो जाएं कि जिससे कि आपको, आपके दिमाग को मौका ही ना मिले कि कुछ नेगेटिव सोचे। उदाहरण स्वरूप आजकल अपने घर के अंदर है, कन्फाइंड है, नौकर चाकर को आपने मना कर दिया, घर के काम खुद करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, किचन में जाइए, वहां पर जाकर के कुकिंग कीजिए। और मैं एक चीज बताऊं, कई बार मुझे ये रहा है कि मैं अकेले रहा हूँ, मेरी पत्नी रही है विदेश में, और उस समय जो वीकेंड होता था, सैटरडे और संडे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कितना घूमो फिरूं, तो मैं सुबह खुद जो खाना बनाने वाली है उसको हटा करके खुद मैं सुबह नाश्ता बनाता था। नाश्ता बना के कुछ नाश्ता किया, घुमा फिरा, दोपहर को लंच पकाया खाया, शाम को डिनर पकाया खाया और सो गए। तो अपने को किसी न किसी काम में इतना व्यस्त रखिए कि आपके दिमाग को मौका ही न मिले कुछ नेगेटिव सोचने का, और यदि नेगेटिव कुछ आता भी है तो उस तरीके से शिवांगी जी ने कहा कि आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ मोड़िए।
और आप देखिए कि अच्छा नतीजा आएगा। जैसे उन्होंने भी कहा, शिवांगी जी ने, मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके बॉडी में हार्मोन का सृजन होता है और वैसे ही आप काम करते हैं, बिहेव करते हैं। तो जरूरी है अपने को व्यस्त रखना। चलिए, बहुत ये समझ में आया कि भाभी जी क्यों इतना खुश रहती हैं, आप लोग बेस्ट कपल क्यों हैं। मैं इंद्रसेन सिंह जी को, हाँ जी, Sir, I want to contribute one thing. Is that कि थोड़ा अभी सा जैसे समय की कमी है Sir, शिवांगी one जी। thing, just one thing. Sir, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो लोग अभी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो मैं अभी फ्री कैंपेनिंग कर रही हूँ जिसमें जो मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं कोविड के कारण, मैं आपका डिटेल सबको, सकते हैं। आपका सारा डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, आप घबराएं ना, है सब मेंबर्स को कर देंगे, सब आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू शिवांगी जी। इंद्रसेन सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे की हमारी मीटिंग की कार्यवाही शुरू करें। 6:17 हो चुके हैं। धन्यवाद सतीश जी। इस कार्य आप म्यूट हो गए हैं इंद्रसेन जी। गवर्नर रोटरीजन संजय गुप्ता जी को अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो अपना क्लोजिंग रिमार्क्स आज के प्रोग्राम के बारे में। बहुत धन्यवाद इंद्र सिंह सर। आज का वास्तव में डॉक्टर राय साहब ने जिस तरह से आज पूरा अपना इतना अच्छा व्याख्यान हम सबके समझ रखा, उसको तो मैं नटशल में कहूँ तो उसे अगर हम कहें कि जीवन जीने की उत्कृष्ट कला जिसे कहें, अगर वो नाम दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहा कि पूरे लमसम में उन्हें हमें पूरे लाइफ के हमारे हर एस्पेक्ट्स को उन्होंने टच कर दिया। तो जिस तरह की अपना विजन रखे, हम बड़ा विजन रखें, थिंक बिग एक्ट बिग, लेकिन साथ साथ उस बड़े विजन के साथ साथ हम एक अपना टारगेट लेके चलें, बड़े विजन के साथ साथ एक अपने उसमें ऑनेस्टी हो, एक एम हो। जैसे कि कलाम साहब का अपना बहुत अच्छा कोट है कि सपने आप वो नहीं जो आपको रात को देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको दिन में भी सोने नहीं देते। तो इस तरह का आप अपना विजन लेके चलें कि हम एक लाइफ में हमें कुछ करना है, लेकिन साथ साथ उसमें एक ऑनेस्टी का पार्ट होना भी बहुत जरूरी है। उसमें आपके प्रति आप ऑनेस्ट रहें, अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, तब उसमें आपको लाइफ में तरक्की मिलती है। और लाइफ में जैसे राय साहब ने कहा कि लाइफ लॉन्ग आप लर्नर हैं, आपको जिंदगी में हर समय कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और सीखने के मौके मिलते रहते हैं। अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या आपके ऊपर है कि आपने उन मौकों का, आपने उन जो आपको अवसर मिले उसका हमें लाभ उठाना है और उसको इस लाइफ में आगे आपके यूज करना है। और उन्होंने जैसे एक जो जुनून की बात की, मैं डॉक्टर निश्चित राय जी का उन्होंने उदाहरण दिया, उनके जो पुत्र हैं, जैसे उन्होंने कहा कि स्काई इज बियॉन्ड द लिमिट, जो है लिमिट इज बियॉन्ड द स्काई, उन्होंने उसका जस्ट विपरीत करके बताया लिमिट इज बियॉन्ड द स्काई। तो एक किस तरह से वो प्रेरणादायक वो कोट बन गया, ना केवल निशित जी के लिए, उन्होंने पूरे उसको सिद्ध करके दिखाया कि किस तरह से उन्होंने अपने उस कोट, उन्होंने अपने उस एक जुनून नहीं कहूंगा उसको, जिन्होंने अपना एम किया, उसको एम को अचीव किया। एक उसी तरह से हम सबको भी अपने लाइफ में एक एम सेट करने चाहिए अपने। और मैं अंत में यही कहूंगा कि हम सब जो उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर कहा कि बिल्कुल अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, हम सबको अपने इस विशेष रूप से इस कोरोना काल के समय में तो और हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सब अपने फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आदतों को थोड़ा सुधार कर लें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य में कुछ अच्छा उसका इफेक्ट आएगा, ये डेफिनेट है। तो सर राय साहब आपने जिस तरह से विभिन्न अपने विभूति अजीम प्रेम जी का, शिव खेड़ा जी का, अब्राहम लिंकन का, और अंत में जुनून का जो उन्होंने नीलिमा रुडोल्फ का उदाहरण दिया, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। और आपने बहुत ही सरल शब्दों में और सरल भाषा में हम सबको रोजमर्रा के पूरे जिंदगी के पूरे उसकी एग्जाम्पल दी के साथ हमको समझाया। सर आप आज वाकई में आपको सुन के, पहले भी सुनते रहे, आपको आज और आनंद है कि एक नया सब्जेक्ट आपसे सुनने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा आज लगा आपको, निश्चित रूप से हमारे सभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके उद्गार के लिए। आपने बहुत ही अपना उद्गार प्रकट किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। प्रेसिडेंट
रोटरी क्लब साउथ रोटेरियन दीपक अस्थाना जी अब जो भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम में अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। रोटेरियन दीपक अस्थाना जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? इन सेंस बहुत अच्छा आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर्वप्रथम सेन जी को आभार कि आपने मुझे मौका दिया धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। उसके बाद सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ऊर्जावान रोटेरियन सतीश जैन जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए चुना। आज रोटरी के 6 क्लबों एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम हम आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदीश राज जी के प्रति सहृदय आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में पूरे चीज को एक साथ एकत्रित करके और हम लोगों को उस सभी बातों से अवगत कराया। और डिटेल में हमारे संजय भैया जी ने उसको बता ही दिया है कि समय न लेते हुए हम बस इतना ही कहेंगे कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में हर क्षेत्र को उसमें शामिल किया। इसी कड़ी में हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असिस्टेंट गवर्नर सरल स्वभाव से युक्त अत्यंत मितभाषी ऊर्जावान रोटेरियन संजय गुप्ता जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके साथ आज जुड़े रहे। हम सबके बीच रोटरी नॉर्थ के सचिव हम सभी के प्रेरणा स्रोत रोटेरियन सुरेश भैया जी उपस्थित हैं। हम आपका सहृदय आभार प्रकट करते हैं। आप सुरेश भैया की जो कृष्ण की भूमिका है, कृष्ण की भूमिका निभाते हुए सतीश भैया जी के साथ रोटरी नॉर्थ को जो एक नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से रोटरी नॉर्थ और हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष सतीश जी इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रतिभा को सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बीच रोटेरियन इंद्रसेन सिंह जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, हम आपको भी सहृदय आभार प्रकट करते हैं। आज हम सबके बीच रोटरी सनराइज के अध्यक्ष रोटेरियन राजेश वर्मा जी, सचिव प्रोफेसर AK घोष जी, रोटरी वृंदा की अध्यक्षा रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, सचिव मीना सिंह जी, रोटरी गंगा के अध्यक्ष अनिचंद जैन जी, रोटरी सेंट्रल के अध्यक्ष शिशिर उपाध्याय जी, रोटरी काशी के अध्यक्ष श्याम जी रस्तोगी जी, रोटरी ईस्ट के अध्यक्ष रमेश राय जी एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रोटेरियन राजेश भाटिया जी एवं नीरज पारिक जी, आप सभी को हाथ जोड़ के हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी लोगों ने एक साथ मिलके सतीश भैया का जो साथ दिया है और आगे पहले भी दिया, आज भी दिया और आगे भी देते रहेंगे, जिससे कि हम लोग नई नई चीज़ों से हमेशा अवगत होते रहेंगे। हमारे बीच डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव जी ने भी अपने 5-6 मिनट के वक्तव्य में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच रोटरी गंगा के चार्टर्ड अध्यक्ष रोटेरियन दीपक अग्रवाल जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम आपको बधाई एवं शुभकामना देते हैं सन 21-22 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मनोनीत होने पे, और आपका आभार डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हम सबके बीच हमारे सबसे महत्वपूर्ण, जिनके बिना यह मीटिंग का हो पाना संभव नहीं हो पाता, उनका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, और वो हैं विभिन्न क्लबों से पधारे हमारे रोटेरियन बंधु। अगर हमारे रोटेरियन बंधु की उपस्थिति न रहे तो कितनी भी बढ़िया मीटिंग हो, कितने भी बढ़िया वक्ता हो, अगर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा तो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति और इस मीटिंग को लगातार 2 घंटे से हम लोग एकदम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं, और एक बार फिर से सतीश जी और सुरेश भैया को और जितने भी हमारे रोटेरियन हैं
हम नाम तो सभी का ले सकते हैं क्योंकि सभी से एकदम परिचित हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। आप सभी को मेरे दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए दीपक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारी इस मीटिंग में सनराइज के प्रेसिडेंट राजेश वर्मा जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सीनियर रोटेरियन डॉक्टर पीके मुखर्जी साहब भी दिख रहे हैं, आपको भी इस मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जगदीश सतीश भाई, थैंक यू आपको जुड़ने के लिए और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए, वन ऑफ द पार्ट बनने के लिए। प्रोफेसर जगदीश राय जी ने तो इतने बढ़िया से, एक तरह से मैं कहूं तो जीवन जीने की राह दिखाई, जीवन जीने की कला जिसको कहें एक लाइन में, वो आज आपने समराइज्ड रूप से बताया। और ये पेंडेमिक चल रहा है, हम लोग सबको ही परेशान हैं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया रास्ता बदलो नया चीज पाने के लिए, तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए। किसी भी बिजनेस में है, एज ए क्लब प्रेसिडेंट हैं या जिस भी जगह पे हैं, तो आपको जरूर कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। तो बहुत अच्छा आपका सेशन था प्रोफेसर जगदीश राय जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर जगदीश राय जी आज भी इतने एनर्जेटिक हैं, हमारे यंग मेंबर जो डांस नहीं कर पाते उससे ज्यादा अच्छा ये कपल डांस करता है, इतनी एनर्जी है आपके अंदर। बहुत आनंद आया आज आप लोगों के सबके बीच में होके। नेक्स्ट संडे को 4:30 बजे कोई और स्पीकर हम लोगों के होंगे। अब की नेशनल लेवल के किसी स्पीकर हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनका डिटेल हम लोग जल्दी ही शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर वापस जुड़ेंगे, एक अच्छी मीटिंग होगी। दीपक भैया तो ना रोटरी को पुराने वाले दौर में लेके जा रहे हैं, हर हफ्ते मीटिंग वाले। जी अब जी का राज है भाई साहब कि अपने से खाना बना के इन्होंने खाया हुआ है। नहीं सतीश भैया ऐसे ही नए सब्जेक्ट पे जो है मीटिंग करते रहिए। बहुत अच्छा, बॉन्डिंग उससे बढ़ती है, अच्छा है, और हम सब आपके साथ हैं। रोटरी का पुराना सिस्टम था, हर वीकली मीटिंग का सिस्टम वही करता था रोटरी का पहले। कर्नल RSN सिंह जी एक हैं, ये रॉ के हेड रह चुके हैं और ये काफी इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे काफी अच्छा बोलते हैं, बहुत रेगुलरली टीवी पे आते हैं। हो सकता है शायद इस संडे या उसके बाद वाले संडे वो एक दिन हम लोग की मीटिंग में आए। बहुत एक अच्छी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नीरज पारिक जी का भी धन्यवाद, नीरज जी हम लोग संग जुड़े रहे अंत तक। थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया, इतनी थैंक यू, इतनी अच्छी सुनने को मिला हम लोग, इतना जो है जीवन दर्शन प्राप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच जो है जगदीश राय साहब। इनसे एक ही चीज सीखा हमने कि अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल फॉर ऑल, बट द डिफरेंस इज दैट पॉजिटिव पर्सन्स गिव्स रिजल्ट एंड नेगेटिव पर्सन्स गिव्स एक्सक्यूजेस। You may not be perfect in many things, but many things cannot be perfect without you. So find your niche and go ahead. That is the basic rule of life. Absolutely, आपने पूरा निचोड़ आज की मीटिंग का रख दिया। नीरज जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैंने 1-2 मीटिंग में इनको सुना है कार्यक्रम का संचालन करते हुए, और देखा है बहुत अच्छा। कुछ इनकम टैक्स की मीटिंग हो रही थी तो उसमें आप थे एज ए एंकर। अरे यस आइए के जान है भैया इन लोग तो फायदे से जी। नीरज पारिक जी तो थैंक यू भैया, थैंक यू। नीरज पारिक जी IIA के स्तंभ हैं भाई, मौजूद स्तंभ है हमारे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं अंत में एक विशेष धन्यवाद इंद्रसेन सिंह जी को जरूर देना चाहेंगे। इंद्रसेन जी शायद मीटिंग छोड़ के चले गए। इंद्रसेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक अस्थाना जी आपका भी धन्यवाद। प्रोफेसर जगदीश राय जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, thoroughly enjoyed the meeting. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।